नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के 3 करीबियों सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी और कंवरवीर सिंह को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने समन भेजा है। शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से हो रही ईडी ने उनके करीबियों पर नजर रखना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी को उम्मीद है कि इस घोटाले से जुड़े कुछ अहम सुराग उनके सहयोगियों के द्वारा मिल सकते हैं। संजय सिंह 10 अक्टूबर तक ईडी की 5 दिनों की हिरासत में है। ईडी ने संजय सिंह के तीनों ही सहयोगियों को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी है। सर्वेश मिश्रा बीते दिन ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। जवाब तो देने होगी, भरोसा रखिए आप लोग। सत्य की विजय होगी, भरोसा रखिए। सत्य की विजय होगी, सत्य की विजय होगी, सत्य जीतेगा। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल का दौरा किया और उस बीच उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने उनके सवालों का जवाब दिया। कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है। तंग कर करके, टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं। सारे बयान झूठ हैं, कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। कोई अंत थोड़ी है। नीयत खराब है इन लोगों की, काम करने नहीं देना चाहते। दिल्ली में इतने काम हो रहे हैं, आप भी काम करो ना। आपका बड़प्पन इस चीज में है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, आप 2000 स्कूल बनाओ, आप 5000 स्कूल बनाओ। आपका इस चीज में बड़प्पन है। अगर देश को लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो जांच एजेंसियों का काम है। और जिनको ये ईमानदारी का प्रमाण पत्र दे रहे थे, वो सत्येंद्र जैन जी से लेके मनीष सिसोदिया जी कई महीनों से नहीं, एक साल से ज्यादा समय से जेल में है। इनके पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफे देने पड़े, जेलों में रखा। सत्येंद्र जैन 10 महीने जेल में रहे, अभी भी हैं, और 10 महीने जेल से मंत्रालय चलाते थे। जेल मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे। ये कैसी राजनीति है? ये भ्रष्ट चेहरा अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का उजागर। इतने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप उससे 3 गुना बनाओ, इसमें बड़प्पन है। इसमें बड़प्पन थोड़ी है कि केजरीवाल ने 1000 स्कूल बनाए, अब और स्कूल नहीं बनाने देंगे इसको। केजरीवाल ने अस्पताल बना दिए, अब और अस्पताल नहीं बनाने देंगे इसको। ये बड़प्पन थोड़ी है। ऐसे देश तरक्की थोड़ी करेगा। आप काम खुद नहीं करते। 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है और उसे नित नए खुलासे होना भी बहुत आम बात हो रही है। अब कोई खास बात नहीं रह गई है। और जिस प्रकार से मंत्री, उप मुख्यमंत्री और नेता संसदीय दल उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार में आरोपित होते चले जा रहे हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा कि ये कट्टरता का किरदार पूरी तरीके से। और समाजवादी पार्टी की नेता और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सैफई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि आपके सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी ईडी समेत अन्य एजेंसियों और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कार्रवाई से पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। बीजेपी वाले समझ रहे हैं कि उनकी नीतियां पूरी तरीके से विफल रही है। मैं समझती हूँ कि पूरे देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जा रहा है और भाजपा वाले समझ गए हैं कि उनकी जो नीतियाँ हैं जो विफल रही हैं पूरी तरह से, और जनता में त्राही त्राही मची हुई है। और एक तरह जहाँ जनता अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य देख रही है, जहाँ नौकरियाँ नहीं हैं युवाओं के पास, जहाँ किसान भी बदहाल है और जहाँ महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, तो जनता समझ रही है बात। और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है और इस बार लोग इसी संदेश के साथ जाएंगे कि उन्हें अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य को सुधारना है। और इसी
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर भाजपा के निशाने पर है। चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपा ने राहुल गांधी को रावण करार दिया है। राहुल की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर बीजेपी ने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा है कि राहुल गांधी का लक्ष्य भारत को बर्बाद करना है। कांग्रेस ने आज बीजेपी कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा। हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे वो फेल हो गई है। एंड जस्ट इमेजिन फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता बिना जमानत के। कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कस्में खाते। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम। ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं? फैमिली। हाँ, हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहां मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं। ये झूठ बोलते हैं। आपका सनातन धर्म बोलते हैं सच बोलो, ये सच बोलते हैं क्या? वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ये अहिंसा में यकीन रखते हैं क्या? ये तो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को, गरीब बच्चों को जिनको नौकरी नहीं दे पाते हैं, उनको जाके बोलते हैं जय श्री राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो। और जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये लोग? कुछ शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में, गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो। अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कभी भी बिगुल बज सकता है। चुनाव आयोग की टीम गुरुवार को तेलंगाना में चुनाव पूर्व समीक्षा के लिए पहुंची थी। इसके बाद अब दिल्ली में शुक्रवार को मीटिंग बुलाई गई। इसमें 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद कभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और सभी चुनावी राज्यों में अधिसूचना लग जाएगी। चर्चा है कि चुनाव आयोग इस शनिवार से सोमवार के बीच में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। अभी कुछ समय पहले ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर अशोक गहलोत ने निशाना साधा था। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने ही अंदाज में अशोक गहलोत का नाम लिए बिना जवाब दिया है। ठीक काम कर रहा हूं, कोई गलत काम थोड़ी है। पहले भी कई जगह गया, पर कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों आते हो बार बार। अरे मुझे समझ में नहीं आता भाई क्यों कह रहे हो कि बार बार। मैं थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि कहने वाले ने न तो संविधान को पढ़ा न 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सभी दल दलितों के हिमायती बनने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं, जिसके लिए एक तरफ बीजेपी अनुसूचित जाति सम्मेलन कर दलितों के घर कमल खिलाने की तैयारी में है, तो वहीं सपा तो सीधे बसपा के घर में फूट डालते दलितों को साधने का कार्यक्रम पहले से ही कर चुकी है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी दलित सम्मेलन करने जा रही है। कांग्रेस का दलित गौरव संवाद अभियान। अखिलेश ने भी बनाया खास प्लान। कांची राम की पुण्यतिथि पर बसपा करेगी दलित सम्मेलन। जी, लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही सभी पार्टियों का सबसे ज्यादा फोकस दलित वोट बैंक पर दिखने लगा है। बीजेपी हो या सपा, यहाँ तक कि कांग्रेस भी दलित वोट बैंक की सियासत में कूद पड़ी है। बात सबसे पहले अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी पूरे यूपी में दलित सम्मेलन करने की तैयारी कर चुकी है। इसमें पार्टी के आला नेता शिरकत करेंगे। इसके पीछे बड़ा मकसद ये है कि बसपा से टूटकर दलित वोट बैंक का जो हिस्सा उसके पाले में आया है वो बरकरार रहे, उसमें कोई और पार्टी सेंधमारी ना कर पाए। दरअसल घोसी सीट पर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी के कान खड़े हो गए हैं। इस सीट पर बीजेपी की हार के पीछे एक बड़ी वजह कुछ और नहीं,
बल्कि दलित वोट बैंक सपा की ओर चला गया। याद रहे, बसपा ने घोसी उपचुनाव को नहीं लड़ा था और उसका फायदा सीधे तौर पर सपा को हुआ। अब घोसी के नतीजों के बाद पार्टी को अपना ये वोट बैंक सहेज रखने में चिंता हो रही है। इसलिए बीजेपी भी पूरी तरह से यूपी में दलित सम्मेलन करने के लिए कमर कस चुकी है। सपा की स्ट्रैटेजी। सपा भी कोशिश में लगी है कि अगर दलित वोट बैंक उसके साथ पूरे मन से जुट जाए तो उसे कोई हरा नहीं सकता। पार्टी को मालूम है कि सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक से काम नहीं चलने वाला। इन दोनों के साथ अगर दलित भी प्लस हो जाए तो उसकी बल्ले बल्ले हो सकती है। इसलिए अखिलेश यादव ने बसपा के कई दलित नेताओं को अपने साथ लाने की कवायद शुरू की है। सपा मिशन कांचीराम अभियान चला चुकी है। रायबरेली में अखिलेश यादव ने कांचीराम की मूर्ति का अनावरण किया। वो लगभग अपने हर रैली में ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण को खत्म कर रही है। आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा मुखर, याद हो आपको, दलित समुदाय ही रहता है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से अधिकतर सीटों पर दलित वर्ग के मतदाता सीधे तौर पर अपनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इस वर्ग के मतदाताओं को अपने साथ लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित वर्ग के मतदाता जिस भी पार्टी के साथ में जाएंगे उसकी जीत काफी हद तक सुनिश्चित होगी और यही वजह है, चाहे सपा हो, बसपा हो या फिर बीजेपी, सभी अलग अलग तरीके से दलित वर्ग के मतदाताओं को साधने में लगे हुए हैं। अब क्या करेंगी मायावती? जी, ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है कि मायावती क्या कदम उठाएंगी, क्योंकि बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कट्टर वोट बैंक को सहेज रखने की है। चिंता तो ये भी कि वोट बैंक पर कोई और सेंध न लगा ले। मायावती को मिल रही लगातार हार के बावजूद एक बात बड़ी है कि दलित वोट बैंक आज भी उनके साथ खड़ा है। मायावती एक और चिंता से परेशान है, जिसकी झलक घोसी के उपचुनाव में भी दिखी। उन्हें मालूम है कि अगर उनका कैंडिडेट लड़ाई में नजर नहीं आएगा तो उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं सेंधमारी के साथ सपा में जा सकता है। घोसी उपचुनाव में भी यही हुआ। यूपी में कांग्रेस की आस। वही दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस भी दलितों पर डोरे डालने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका अपना कोई कोर वोटर अब बचा नहीं। किसी जमाने में दलितों और मुसलमानों की बदौलत वो सत्ता में बनी रहती थी। समय के साथ दोनों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब कांग्रेस की कोशिश है कि जो वोटर सभी पार्टियों से खफा चल रहे हैं उन्हें अपने पाले में लाया जाए। इसीलिए दलित वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस दलित गौरव संवाद अभियान चलाने की तैयारी कर चुकी है। कारण ये भी है कि अगर इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ना हुआ तो सपा के कोर वोटरों के साथ साथ दूसरे वोट बैंक को भी अपने साथ जोड़ने की जरूरत होगी। अगर वो ऐसा अभियान नहीं चलाएगी तो दलित वोट बैंक उसके साथ कैसे जुड़ेगा? माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि साइकिल के जो दो पहिए हैं वो हमारे दो विचार हैं। इसमें एक विचार लोहिया जी का विचार है और एक जो विचार है वो डॉक्टर अंबेडकर साहब का विचार है। और निश्चित तौर पे अगर कोई इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है तो केवल समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इसकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग जो बात करते हैं जाति जनगणना की, ये एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है उसको माननीय लोहिया जी ने हमेशा इसका पथ प्रदर्शन करा है और नेताजी ने पूरे जीवन इस लड़ाई को लड़ने का काम करा है। और आज की डेट में केवल माननीय अखिलेश यादव जी इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। चूंकि लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर एक राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए जो भी जद्दोजहद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोग हों, उनको कैसे उनको लुभाना है, क्या उनको समझाना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान उनकी पार्टी के पक्ष में हो सके। आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबके इस नारे पे हम लोग काम करते हैं। हम लोग जाति धर्म की राजनीति नहीं करते।
यानी बीजेपी हो, सपा हो या फिर बसपा, हर किसी को आस दलितों के साथ की है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि 24 में दलित वोट बैंक किसकी बनाएगा सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे चलेंगे भोपाल, जहां पे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। उसमें और उच्चतम न्यायालय के सोच में कोई फर्क मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो एक तरफ अपनी योजना को जो मैंने आपको गिनाया वो सिर्फ और सिर्फ सशक्तिकरण की है। हम थर्ड पार्टी असेसमेंट कराकर देश ने दुनिया के सामने हमने प्रस्तुत किया है हमारी योजनाएं आर्थिक और सामाजिक धरातल पर क्रांति के मानक पैदा करती है, और इसलिए उसमें कोई टकराहट नहीं है। और इसलिए जब आप योजना बनाते हैं तो उसमें मुक्तखोरी जैसे शब्द नहीं आ सकते। यदि आप उसमें सामाजिक रूप से उठाव की बात करते हैं तो वो देश ने नहीं, दुनिया ने उसे इम्पैक्ट असेसमेंट को देखा है, इसलिए मुझे कोई उसमें संदेह नहीं, न टकराहट दिखती है। दूसरी बात आपने जो पूछी है पिछड़े वर्ग के बारे में, मुझे लगता है कि मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि हमें राजनीतिक दल हो या नेता, उनकी नीयत पर देखना होगा। और मैं उनमें से हूं। जब मैं पहली बार सांसद बना था तो 91 का आखिरी इंटरव्यू मेरा था, वो सरकार गिर गई, तो मंडल कमीशन चरम पर था। आज वो स्थिति नहीं है, जब मैं जानबूझकर इसको कोट कर रहा हूँ। और तब मैंने कहा था कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूँ, मेरा परिवार कभी पिछड़े का लाभ नहीं देगा। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। इसलिए मैंने कहा कि नियत महत्वपूर्ण बात होती है। हम बंटवारे के लिए अगर इसका उपयोग कर रहे हैं तो बात अलग है, अन्यथा मैं गर्व, जिस पार्टी में मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, हमारे प्रधानमंत्री उसी वर्ग से आते हैं। आप मुख्यमंत्रियों की सूची उठाकर देखिए, जो पिछड़ों के नाम पर वोट लेते हैं उन्हें कितने बनाए। हम मध्य प्रदेश में बैठे, हमने हैट्रिक बनाई है, 3 मुख्यमंत्री थे, तीनों उसी वर्ग से आते हैं। और इसलिए जो पिछड़ा वर्ग कमीशन को संवैधानिक मान्यता उन तमाम लोगों ने कभी नहीं दी जो पिछड़े की बात करने वाले लोग हैं, जो केवली के नाम पर वोट बटोरते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैं ऐसी 10 बातें गिना सकता हूँ। और इसलिए मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है कि पिछड़े को सबल बनाना, उसको नेतृत्व पैदा उभारना, ये ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि उसका बंटवारा करके और लड़ाने का काम करें। नितिन जी नहीं, मुझे लगता है कि इसको जरूर एक बार ईमानदारी से देख लेना चाहिए। राजनीति के इस द्वंद्व में जहां पर भाई भाई टिकट के लिए लड़ते हैं, माँ बेटे बाप बेटे, हम देखते हैं, जो मैं कह रहा हूँ वो तथ्यात्मक कह रहा हूँ। वहां पर मेरे भाई ने मिसाल कायम की है, और उसका टिकट खतरे में नहीं था, पर मैं उसको इस बात के लिए साधुवाद जरूर देता हूँ। ये बात मैंने कही भी है प्रेस को कि जिस राजनीतिक दौर में आज परिस्थिति। और तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी ने हैट्रिक बनाई है कि जो भी प्रधानमंत्री यहाँ पे बनता है या मुख्यमंत्री कोई भी राज्य में बनता है तो वो पिछड़े वर्ग से ही बनता है। चलिए खबर में आगे बढ़ेंगे। हर घर जल योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके जरिए लाखों करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं रायबरेली, जहाँ हर घर योजना के तहत तेजी से काम हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्रामीण क्षेत्र से पेयजल की किल्लत को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से साल 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत रायबरेली में 5,30,473 घरों को चिन्हित किया गया और उन घरों तक मार्च 2024 तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। रायबरेली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एस रहमान की माने तो योगी सरकार ने इस योजना पर तेजी से काम करते हुए करीब 25% काम पूरा कर लिया है और मार्च 2024 से पहले ही बाकी काम पूरा कर लिया जाएगा। जनपद रायबरेली में 5,03,473 घरों को चयनित किया गया है। ये मार्च 2024 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि हम समय सीमा के अंतर्गत जो हमारी प्रगति चल रही है कार्य, हमने बहुत तेजी से काम करा है। समय सीमा के अंदर हम अपना कार्य लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। वहीं सरकार की योजना का लाभ ले रहे लोग योगी और मोदी सरकार का आभार जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब उनको शुद्ध पेयजल मिलेगा, जिससे वो रोगों से मुक्त रहेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी की जो पेयजल योजना है, इससे गरीब अमीर सब लोगों के लिए बहुत शुद्ध पानी है, जिससे बीमारी से भी निजात मिलेगी। ये पानी पीने से संक्रामक रोग से मुक्ति मिलेगी। साफ सफा पानी है, आंकड़ों का पानी है, पहले नहीं मिलता था, अब मोदी सरकार में ये मिलना शुरू हो गया है। ये जो सरकार टोटी लगवा दिए हैं सब घर घर, इससे हमको बहुत शुद्ध पानी मिल रहा है, इससे बीमारियां नहीं होती इस पानी से। योगी सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है और विकास के रोज नए आयाम लिख रही है। योगी के आने से पहले प्रदेश में पेयजल एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब सरकार इस समस्या का तेजी से समाधान कर रही है और घर घर पेयजल पहुंचा रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।